बुलेटिन में आज बात करेंगे शहर शहर धर्म स्थलों पर आखिर क्यों गदर मचा हुआ है। जयपुर से लेकर संजौली और उन्नाव तक मंदिर मस्जिद पर अलग अलग तरह की महाभारत देखने को मिल रही है। जयपुर में हवा महल के विधायक बाल मुकुंद ने एक बार फिर हंगामा करने की कोशिश की। बाल मुकुंद अपने दल बल के साथ एक मस्जिद में घुस गए और उस जगह को मंदिर बताने लगे। कागज दिखाए गए तो बाल मुकुंद वहां से खिसक लिए। वहीं उत्तराखंड के संजौली में कल मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण पर हथौड़े की शुरुआत कर दी थी, लेकिन आज कमेटी का कहना यह है कि आगे के एक्शन के लिए उनके पास फंड की कमी है। अवैध निर्माण तोड़ने में 3 से 4 महीने का वक्त लग जाएगा। बात उत्तर प्रदेश के उन्नाव की करूं तो यहां पर मुस्लिम बहुल्य गांव में हिंदुओं को मंदिर का जीर्णोद्धार कराने से रोक दिया गया, जिसके बाद बवाल मच गया। तो खबर एक नहीं बल्कि तीन है और तीनों तस्वीरें एक एक करके आपके सामने रख रही हूं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के शहर उन्नाव की, जहां एक मंदिर को लेकर बवाल मचा है। उन्नाव जिले के रानीपुर गांव में पुराने शिव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर विवाद शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर आपत्ति कर रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही एक मस्जिद है और ऐसे में मंदिर से बजने वाले भजनों से उन्हें परेशानी होगी। रानीपुर जो कि एक मुस्लिम बहुल गांव है, यहाँ पर 130 मुसलमान हैं, लेकिन 30 हिंदू परिवार भी तो रहते हैं। उन्हें भी तो अपना धर्म स्थल चाहिए, उन्हें भी तो मंदिर चाहिए। ऐसे में प्रशासन ने मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए फिलहाल तो फोर्स तैनात कर दी है और इस मामले में रिपोर्ट जिले के एसडीएम को सौंप दी गई है। हम इस वक्त उन्नाव के रानीपुर गांव में मौजूद हैं और इस गांव में एक मंदिर निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है, जहां हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में एक मंदिर निर्माण का विवाद सामने आया। हम इस वक्त उसी मंदिर के ठीक सामने हैं। आप देख सकते हैं ये वो मंदिर है जिसका निर्माण हिंदू पक्ष कराना चाहता था, जिसके लिए हिंदू पक्ष ने, आप ये देखिए, ये चौथरा बनाया था हिंदू मंदिर में निर्माण करने के लिए। और ये वो मंदिर है भगवान शंकर का, जिस मंदिर का निर्माण कर खुली छत में होने की वजह से हिंदू पक्ष इस मंदिर का निर्माण कराना चाहता था। कुछ दिन पहले हिंदू पक्षों ने यहाँ पर इस निर्माण के लिए मटेरियल डलाया था। एकाएक उन्नाव गांव के जो लोग होते हैं मुस्लिम पक्ष के, वो विरोध दर्ज करा देते हैं। उनका विरोध इस बात से है कि उनका जो मस्जिद है, आप तस्वीरों में दिखाऊंगा, इस मंदिर के कुछ दूरी पर, वो जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ से कुछ दूरी पर मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद पूरी तरह से तैयार खड़ी हुई है। इस मस्जिद में पूरी तरह से बाकायदा छत पड़ी हुई है, बाकायदा इस मस्जिद में पूरी तरीके से मेंटेन मस्जिद है। अब हिंदू पक्ष जो है वो इस यहाँ पर अपने मंदिर का निर्माण कराना चाहता है। हिंदू पक्ष का कहना ये है कि हमारे जो भगवान हैं वो खुले में बैठे रहते हैं, ऐसे में वो चाहते हैं कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण हो सके। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अब जो प्रशासन है, जब दोनों पक्ष सामने आ गए हैं तो प्रशासन भी बीच में आ गया है। प्रशासन ने दोनों पक्षों को पाबंद कर रखा है कि ना ही कोई हिंदू पक्ष वहां निर्माण करेगा, और अब यथास्थिति बना देने के लिए बेकायदा आप देख सकते हैं यहाँ फोर्स डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। यहाँ पुलिस के सीओ सिटी भी आ चुके हैं और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहाँ पर आ चुके हैं। और लोग जो हिंदू पक्षों को पाबंद कर दिया गया है कि आप पहले या तो परमिशन लें, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण कराएं। हालांकि दोनों पक्षों में अपनी अपनी राय है। देखना भी यह होगा कि किस तरह से ये मंदिर का निर्माण होता है। अब पूरा मामला क्या है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। हिंदू पक्ष मंदिर के लिए जीर्णोद्धार चाहता है, और क्या है, वहां पर तो पहले से शिवलिंग मौजूद है, कैंपस भी है, प्रीमाइसेस भी है, लेकिन छत नहीं है, और इसलिए गांव वाले ये चाहते हैं कि इसके ऊपर छत बना दी जाए। गांव के मुसलमानों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। मुसलमानों का कहना यह है कि मंदिर के पास ही मस्जिद है, ऐसे में अजान और घंटे की आवाज टकराएगी, जिससे विवाद पैदा हो सकता है। हिंदू पक्ष का आरोप यह है कि मुसलमान मंदिर के पास कूड़ा फेंकते हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि हिंदू चाहें तो गांव के बाहर जाकर मंदिर बना सकते हैं। अब अगर गांव में ही हिंदू भी रह रहे हैं और मुसलमान भी रह रहे हैं, तो दोनों को अपने अपने इबादत स्थल की जरूरत है। मंदिर भी चाहिए और मस्जिद भी चाहिए, बीच का रास्ता तो कुछ ना कुछ निकालना होगा। किस बात का विवाद, क्यों, क्या कह रहे हैं, स्लैब क्यों नहीं डालने देंगे, क्या बात? नहीं डालने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, तुम मर जाओगे, बाद में बच्चों से विवाद होगा। विवाद क्यों, क्या वजह? विवाद होगा कि हम लोग अजान पढ़ेंगे तो तुम्हारा घंटा बजेगा, तो इसमें झगड़ा होगा।
जब बच्चे जन्माष्टमी होती है तो यहाँ सब लोग मनाते हैं, तो यहाँ बच्चे खेलते हैं, शैतानी करते, तो जैसे बोल चिल्लाते बच्चे तो चिल्लाएंगे जरूर, चिल्लाते लोग मारते हैं बच्चे को, क्यों चिल्ला रहे हो, या आगे उठा के पटक देंगे, क्या कर लोगे, यही बोलते हैं लोग। अच्छा, मंदिर में कुछ ये भी कहा जा रहा था कि मंदिर में जब जन्माष्टमी या पूजन होता है तो भी उसके लिए मतलब कुछ ये लोग मने करते जब तैयारी हाँ नहीं करने देते, क्या कहते हैं, बोलते हैं यहाँ कुछ ना करो, हमारी अजान होती है। फेंकते हैं, बता रहे थे कुछ ऐसी हड्डियाँ फेंकते हैं और या कचरा फेंकते हैं अगल बगल बहुत सारा। वहाँ बगल में एक रोड नई बना रखी है, वहाँ पे लैट्रिन करते हैं और बाथरूम भी करते हैं। वहाँ पे उचाड़ उचाड़ के सारा कचरा डालते हैं, कान खजूरा डालते हैं ताकि इनको काटे। मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के आगे और उसी के सामने जस्ट पनारा लगा रखा है पानी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार गांव के बाहर मंदिर बनाने की बात की जा रही है और शायद अगर इन दावों में दम है और यही अगर सच्चाई है तो इसका मतलब यही है कि हिंदू पक्ष पर यह दबाव बनाने की कोशिश है कि वो मंदिर बाहर जाकर बनाए। मुस्लिम पक्ष मंदिर के जीर्णोद्धार का काम रोकने के लिए क्या दलील दे रहा है वो भी सुनिए। विवाद कुछ नहीं है, विवाद जो है इनसे कहा, ये बात हुई थी कि वहाँ बना लें, वहाँ पे किनारे गाँव के। हाँ, क्यों, क्या वजह? वजह यहाँ पर कि मतलब यहाँ पर सब आबादी मुस्लिम की है और वहाँ पर यहाँ जगह भी तो कम है, वहाँ जगह ज़्यादा है। वहाँ पर कोई प्रोग्राम वगैरह करना है बड़ा सा तो वहाँ पर प्रोग्राम वगैरह हो जाएगा। सबसे मंदिर बने अपने जो है, अगर समझौता हो जाए तो वहाँ बाहर बना लें, नहीं तो यहीं अपना जहाँ बनाना वहाँ। कहने को हिंदू मुस्लिम एक हैं, भाई भाई हैं, एक ही समाज है, एक ही खून है, एक ही रंग है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी असमानता दिखाई दे रही है। बात जयपुर की करती हूँ। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर विवादों में है। बाल मुकुंद आचार्य एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने जयपुर के बासवदनपुरा इलाके में शिया इमाम गाह मस्जिद के अंदर घुस गए और यहाँ पर वो दावा करने लगे कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है, देवस्थान की जगह है। बाल मुकुंद जिस वक्त मस्जिद के अंदर घुसे वहां बस नमाज होने ही वाली थी। अपने दल बल के साथ बाल मुकुंद ने मस्जिद में घुसकर बहुत ड्रामा किया। पूरा मामला थाने तक जा पहुंचा। इसके बाद मुस्लिम शिया समाज के लोगों ने मस्जिद और जमीन का दस्तावेज दिखाया। इसके बाद बाबा यहां से निकल गए। ये मस्जिद वक्फ की संपत्ति के आधार पर ही बनी है। वहां के लोगों ने दस्तावेज दिखाए और लोगों ने कहा कि बाबा कहीं भी कभी भी घुसकर किसी को भी आतंकवादी कहने लग जाते हैं, किसी भी जमीन को खाली करने के लिए बोलने लगते हैं। इससे आम जनभावना आहत होती है और झगड़े फसाद के हालात भी पैदा होते हैं। शहर के बासवदनपुर इलाके में खाली जमीन पर वक्फ बोर्ड का नोटिस देखकर विधायक बाल मुकुंद आचार्य खफा हो गए और इस दौरान विधायक ने कहा कि इस तरह जमीन पर कब्जा नहीं होने दूंगा। जयपुर हवा महल विधायक बाल मुकुंद ने एक बार हंगामा मचाने का प्रयास भी किया, लेकिन अगर कागज पूरे थे तो हंगामा कितनी देर टिक पाता। जी बताएं। यहाँ पे बोर्ड लगाया, मेरी बात सुनो, अभी हमारी इनसे चल रही है। एक आदमी कह रहा 4 दिन पुराना है और एक महिला ये वक्फ बोर्ड का लेटर है, वक्फ बोर्ड ने लगाया। मैम को पता है, सर को पता है। और संबंधित प्रशासन सर डिपार्टमेंट बात करे सर, संबंधित सर डिपार्टमेंट बात करे, संबंधित पहले बोर्ड नहीं सर, ये एक पहले बोर्ड नहीं था, पहले बोर्ड नहीं था, आचार्य बोर्ड हमारे नाम के हमारे आप इसमें कब्जा करने विधायक का मतलब कब्जा करने थे। संबंधित जो सुनो, वक्फ बोर्ड के नाम पे बोर्ड लगा के कब्जा कर लो आप कहीं भी। प्रशासनिक प्रक्रिया, मेरी बात, आपका देवस्थान वहाँ है, बोर्ड यहाँ क्यों लगाया? प्रशासनिक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है, 14 बीघा कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है नहीं है कोई सर, प्रशासनिक प्रक्रिया है कोई सर, प्रशासनिक प्रक्रिया आपको अपनाइए ना। आप हमें नोटिस भेजिए ना, नोटिस ना कुछ, बस आके अंदर घुस गए सर। इस तरीके से आप पीछे जाओ ना, संज्ञान में आप हमने लगवाया है क्या? नहीं, आपके संज्ञान में तो दिया ना, संज्ञान में तो दिया ना आपके, बोर्ड ने लगाया तो हमने, आप नोटिस भिजवाओ सर, बोर्ड से बात करो, आपसे बात हुई है, रिकॉर्डिंग है, मेरे पास। आपने हंगामा तो देख लिया, अब मुद्दा क्या है वो समझिए। बाल मुकुंद आचार्य जयपुर के शिया इमाम का मस्जिद में दाखिल हुए। मस्जिद के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, लेकिन बाल मुकुंद का कहना यह था कि यह मस्जिद है ही नहीं, ये तो मंदिर है। मामला पुलिस पर जा पहुंचा।
लोगों ने मस्जिद के दस्तावेज दिखा दिए और उसके बाद बाल मुकुंद को वापस लौटना पड़ा। कोई प्रशासनिक कार्रवाई तो वैसे भी थी नहीं और उनके पास ना इस तरीके का कोई अधिकार था। बवाल हुआ और बवाल ठंडा भी हो गया। लेकिन एक बवाल ऐसा है जो पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। ये खबर है शिमला की। शिमला की संजौली मस्जिद में हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन और नगर निगम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को तोड़ना तो शुरू कर दिया है। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि डिमोलिशन का काम बहुत ही सुस्त तरीके से चल रहा है। 24 घंटे के अंदर केवल मस्जिद की ऊपरी मंजिल की छत के कुछ टीन के शेड ही हटाने का काम हो पाया। इस बीच मस्जिद कमेटी की तरफ से यह बयान आया कि उनके पास फंड की कमी है। ऐसे में अवैध निर्माण को तोड़ने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। शिमला की संजौली में बिना नक्शा पास कराए 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जिसे लेकर साल 2010 से म्युनिसिपल कोर्ट में केस भी चल रहा है। लेकिन पिछले दिनों हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया। ये देखिए, जिस मस्जिद की बात हो रही है, संजौली का वो धर्मस्थल जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, इसके ऊपर की 3 मंजिल अवैध रूप से बनाई गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने का काम कल शुरू तो हुआ, लेकिन वो इतना धीमी गति से चल रहा है कि कल दिन भर में सिर्फ 4 से 5 जो टीन की शेड्स थी वही हटाई गई। इस वक्त मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कल सिर्फ यहाँ पर ये जो टीन की शेड आपको ऊपर नजर आ रही, जो छत है ये नजर आ रही है, ये थोड़ी सी छत ही जो है हटाई गई है और ये उसके बाद सिर्फ 1 घंटा जो है वो काम चला और उसके बाद मजदूर जो थे वो वापस चले गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और नगर निगम, इस मामले में अभी तक क्या हुआ है कि 5 अक्टूबर को नगर निगम के कमिश्नर ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिल को गिराने का आदेश दिया था और संजौली मस्जिद कमेटी को यह काम अपने खर्च पर करने को कहा गया था। और कल जब वक्फ बोर्ड से मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को गिराने की परमिशन मांगी थी, जब उनको एनओसी मिल गई तो तब ये कुछ जो आप देख सकते हैं कि टीन की जो चादरें हैं ये हटाई गई। बाकी बदस्तूर अभी वैसे का वैसा ही है। और हालांकि ये जो मस्जिद है ये 1947 से पहले की बनी हुई है, लेकिन तब ये कच्ची थी और निचली सिर्फ 2 मंजिलें ही हुआ करती थी। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया था कि मस्जिद कमेटी को खुद ही अपने खर्च पर अवैध हिस्से को गिराना होगा। इसके मुताबिक अब मस्जिद कमेटी खुद खर्च उठा रही है, यानी कि इसे गिराने और मलबा हटाने का जो भी खर्च आएगा वो संजौली मस्जिद कमेटी को ही देना होगा। इससे शिमला नगर निगम या हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं है। संजौली मस्जिद को गिराने पर लेकिन सियासत जमकर हो रही है। इसके खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की बात कही, लेकिन संजौली मस्जिद कमेटी का कहना है कि उसने ये कदम आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए उठाया है। इस वक्त हमारे साथ हैं संजौली मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद लातीफ, उनसे हम बात करेंगे। लातीफ जी, कितना समय लगेगा, अभी तक कहाँ तक काम पहुँचा है? आज मिस्त्री लगा दिया, टाइम तो लगेगा इस काम में ना, क्योंकि काम काफी पेचीदा काम है। इसमें तो 3-4 महीने का टाइम, एरिया बहुत है ना, सबसे बड़ी डंपिंग की प्रॉब्लम है कि एरिया कहाँ डंप करना है इतना सा। तो कोर्ट से बात करेंगे हमारे को डंपिंग की जगह दी जाए, तो जैसे जैसे होगा धीरे टाइम तो लगेगा हर काम में, चलो हो जाएगा। जब बोल दिया तो हो जाएगा। इसमें 4 से 5 महीने आप कहते हैं जब हमने बोल दिया तो काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमने कितने जो निर्माण है वो कितने मंजिल जो आपने हटा रहे हैं यहाँ से? 2 मंजिल है? अभी 2 मंजिल के लिए हमारे कमिश्नर साहब से बात हुई थी, क्योंकि हमारा 3 मंजिल का नक्शा गया था और क्योंकि उसमें जो नक्शा दिया था उसमें उन्होंने कोई हमारे को आज तक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। तो जब चीज में 6 महीने तक कोई चीज में ऑब्जेक्शन लगे ना, तो इट मीन जो चीज जो है पास हो, रूल के हिसाब से पास मानी जाती है। बाकी देखेंगे जो कोर्ट की प्रतिक्रिया होगी कि जो भी कोर्ट 2 मंजिलें हटाई जाएंगी। बाकी जैसे जो ऑर्डर होंगे उसको देखेंगे। अब जो ऑर्डर तो हम मानेंगे, जो कमिश्नर साहब के ऑर्डर है उनको हम बिल्कुल मानेंगे। सरकार अब बात दिल्ली और एनसीआर की, जहां सांसों पर इमरजेंसी लगी हुई है। दिल्ली में जैसे जैसे ठंड की दस्तक हो रही है वैसे वैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच गया है। दिल्ली में आज एवरेज AQI लेवल 300 के पार है। आनंद विहार इलाके में सुबह करीब 9 बजे AQI 650 के पार तक था। दिल्ली में सुबह सुबह स्मॉग की मोटी चादर नजर आ रही है। घरों से निकलने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। बीमार, बुजुर्ग और बच्चों को तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।
वहीं बढ़ते AQI लेवल को देखते हुए दिल्ली NCR में आज से ग्रैब की स्टेज 2 लागू कर दी गई है। इसमें डीजल से चलने वाले जनरेटर पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। सबसे पहले आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स का अपडेट दे देती हूँ। दिल्ली NCR में हर रोज के साथ ही पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आज सुबह करीब 9 बजे आनंद विहार में AQI 550 पर था, माफ कीजिएगा 650 पर था। जहांगीरपुरी की बात करें तो यहाँ पर AQI 365 के करीब है। रोहिणी में 374, तो आरकेपुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 है। अशोक विहार से लेकर द्वारका में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 के पार दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली से सटे हुए नोएडा में भी AQI बढ़ता जा रहा है। नोएडा में आज AQI 260 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने आज से ग्रैब की स्टेज 2 को लागू कर दिया है। ग्रैब 2 में क्या क्या पाबंदियां रहेंगी इसके बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रैब 2 का सुबह 8 बजे से लागू किया जाना निश्चित किया गया है। इसके बाद अब दिल्ली NCR में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर बैन लगा दिया गया है। सड़कों पर वैक्यूम स्वीपिंग होगी। रोजाना सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। पोल्यूशन के हॉटस्पॉट्स की पहचान की जाएगी। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। सांसों के आपातकाल के बीच दिल्ली के लोग सुबह सुबह पार्क में टहलने के लिए निकल रहे हैं। इसी दौरान हमारी संवाददाता अनामिका लोधी गार्डन पहुंची। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से उन्होंने पोल्यूशन पर बात की। दिल्ली सरकार को लोगों ने कैसे घेरा वो सुनिए। ये दिक्कतें तो बहुत हैं। लोग सुबह सुबह आते हैं पार्क में, सेहत बनाने के लिए आते हैं, पर जो वो इनहेल कर रहे हैं वो सारा पोल्यूशन ही इनहेल कर रहे हैं। उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अस्थमैटिक लोग जो हैं नहीं निकल पा रहे हैं। लंग्स में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इस बारे में दिल्ली सरकार कुछ कर नहीं रही है, सोई हुई है, पता नहीं कब जागेगी। 10 साल हो गए, हर बार यही होता है। जैसी थोड़ी सर्दियां शुरू होने को होती हैं तो पोल्यूशन की दोबारा से शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई स्थायी जो सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन, वो कोई निकालने के लिए प्रयास नहीं हो रहे हैं। ये कि बहुत दुख की बात है। जिस जनता ने आपको चुना है, आप उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रशिया दौरे की। ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से रशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन के बीच जारी इस जंग में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी तो ये जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि बातचीत क्या होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में दूसरी बार रशिया के दौरे पर रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस न्योते पर ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्रिक्स का ये सम्मेलन रशिया के कजान शहर में आयोजित किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1 बजे रूस के कजान शहर पहुंच जाएंगे, जहां वो अपने रूसी दोस्त व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। पिछले 4 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दूसरी मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। रशिया के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दौरे के बारे में जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रशिया के कजान जा रहा हूं। भारत ब्रिक्स के लिए बहुत महत्व देता है और मैं वहां विषयों पर एक विस्तृत श्रृंखला पर व्यापक चर्चा के लिए उत्साहित हूं।